डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए टू जेड सब कुछ हम आज समझने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, वर्क डन in physics, work is said to be done when if applied force displaces the object in the direction of force। तो फोर्स की डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो हम कहते हैं कि वर्क किया जा रहा है। और सिंपली हम लोग 9th में जान चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एबल टू डिस्प्लेस द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी यदि डिस्प्लेस हो रही है तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि 9th में पढ़ा था। तो वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स मान लिया F है और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन A से पोजीशन B में चला जाता है जिससे कि डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब उसी को थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और फोर्स को किसी सर्टेन एंगल पे अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो तब भी होगा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट ए पोजीशन में है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई किया गया है जिससे कि ऑब्जेक्ट जो है बी पोजीशन में शिफ्ट हो जा रहा है। When a constant force acting on the body makes angle theta with the horizontal and the body is displaced through a distance s, then force can be resolved into two rectangular component। तो यहां पर हमें फोर्स को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो जाएगा F cos थीटा और दूसरा जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट होगा F साइन थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर में। अब जैसा कि हमें डेफिनेशन के से मालूम है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी अलोंग द एफ साइन थीटा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट तो जो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमें वर्क डन निकालने के लिए एफ कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एज पर द डेफिनेशन। तो यहां पर जो कंपोनेंट बताए गए हैं एफ कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और एफ साइन थीटा इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इसकी तो जरूरत है नहीं क्योंकि इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स का कंपोनेंट है वो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है यानी एफ कॉस थीटा, इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है वो इसी कंपोनेंट फोर्स के इस कंपोनेंट जिसको हम एफ कॉस थीटा कह रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। तो वर्क डन जब हम निकालेंगे तो इसी कंपोनेंट को लेंगे। The work done by constant force W is equal to होता है component of force in the direction of displacement into displacement। तो W is equal to हो जाएगा F cos theta into S। तो ये हो गया F S cos theta। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट यहां पर आएगा तो W is equal to F dot S। तो टू वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। W इज इक्वल टू हो गया एफ एस कॉस थीटा।
अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की इसी फार्मूले पर बेस। देखिए स्पेशल केसेस, इफ एंगल थीटा इज एक्यूट, यानी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल है, द वर्क डन इज पॉजिटिव, उस केस में वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो अप्लाइड फोर्स क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करेगा। द फोर्स ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इस केस में। दूसरा है, इफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, यानी फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री एंगल पे एक्ट करे, देन द वर्क डन ये है, देन द वर्क डन इज जीरो, तो उस केस में वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो वर्क डन जीरो होगा। देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होगी, मतलब उसकी एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और विशेष करके काइनेटिक एनर्जी में। इफ द एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, देन द वर्क डन इज नेगेटिव, तो एंगल थीटा जब एक्यूट होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और इफ एंगल थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है तो यहां पर वर्क डन निगेटिव होगा। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो होगा ट्राई टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी और इट्स एसआई यूनिट इज जूल, इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, और सीजीएस यूनिट जो है अर्ग होती है, और रिलेशन जो है 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। और इस फार्मूले के बेसिस पे हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ का डायमेंशन होता है ML_T-2 इंटू एल, तो इस तरह से ML² इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हुआ वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, और यदि वर्क जो है वेरिएबल फोर्स से निकालना है तो क्या हम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, उसको आइए समझते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल, है ना, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेरिएबल कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो, तो हम कहेंगे कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है। तो फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल इफ it changes its direction or magnitude or both, direction and magnitude both. The work done by variable force के लिए फार्मूला हम जो लगाएंगे वो इंटीग्रेशन वाला है, W इज इक्वल टू F.dr हो गया, और जो लिमिट है पोजीशन की वो R1 to R2 है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन R1 से R2 चेंज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है पता कर लेंगे हम, तो यहां पर dr जो है इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल है, यानी पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर हम वर्क डन पता कर सकते हैं, और इस पर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। अच्छा, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्ट मतलब वन डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हो, वन डायमेंशनल मोशन हो, तो इसका मतलब वहां पर जिस डायमेंशन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उससे रिलेटेड हम कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। इफ द मोशन इज इन वन डायमेंशन, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और फोर्स वेरिएबल है, तो W इज इक्वल टू XI टू XF, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के को लिमिट ले लेंगे और FX dx करके इंटीग्रेट कर देंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो इन जनरल जब कोई वेरिएबल फोर्स जो है 3 डायमेंशनल होगा तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का जो हो रहा है जिसमें कि तीनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं या 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो इस जनरल फार्मूले को यूज करके हम वर्क डन निकाल लेंगे, है ना। ये तो तब समझ में आएगा जब हम इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। When the magnitude and direction of force vary in 3 dimensions and a particle move from R1 का मतलब x1, y1, z1, ये x y z
के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट हैं टू R2। R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर। देखा जाए तो ये पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स है ना, R1 और R2। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी x2, y2, z2। देन द वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन बाय द फार्मूला W इंटीग्रेशन dW। फिर इंटीग्रेशन हम कर देंगे अलग अलग जो एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन सभी को अलग अलग कैलकुलेट करते हुए, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट के साथ में कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, और इससे रिलेटेड जो फोर्सेज हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है, उसको लेते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है x1 टू x2 क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स की वैल्यू fx है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे fx dx। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y1 से y2 और f बाई dy करेंगे, और z एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है z1 टू z2 और fz dz करेंगे, where fx, fy, fz are the component of force in x, y, z direction respectively। फार्मूला याद रखिए, कैसे करते हैं ये सीखना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमें ग्राफ दिया होता है कि ग्राफ की हेल्प से कैसे वर्क डन निकालते हैं। ये सभी केसेस जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के ही हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यहाँ पर गिवन है, ये फोर्स है वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, और पार्टिकल की पोजीशन एक्स आई से एक्स में चेंज हो रही है, और ये हमें ग्राफ मिला है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये। अब क्लियर है कि देखिए फोर्स यहाँ पर इतना है, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, मतलब वेरिएबल फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली, तो देखें हमने इस को, यानी जो ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया कवर अप हो रहा है उसको स्मॉल स्ट्रिप्स में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया। मतलब हमने एक पतली सी स्ट्रिप ली, इसकी इस जो ग्राफ था उसके नीचे जो एरिया कवर अप हो रहा था उसमें से एक पतली सी स्ट्रिप ली जिसकी की थिकनेस dx है, और इससे रिलेटेड जो फोर्स है मान लिया fx है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा इस स्ट्रिप का, है ना भाई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, लेंथ इनटू ब्रेथ। और फिर हम वर्क डन डी बाई से निकल जाएगा, dw निकल जाएगा, dw इज इक्वल टू हो जाएगा fx fx dx। fx dx क्या है, इस स्ट्रिप का एरिया। पूरा वर्क डन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पूरा वर्क डन का मतलब जब पार्टिकल इस पोजीशन से एक्स आई पोजीशन से एक्स एफ में चला जाता है, मतलब उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्स आई से एक्स एफ में हो रहा है। तो इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को, यह और यही लिमिट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, और इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट करके हम देखा जाए पूरा एरिया निकाल लेंगे। इस एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ जो होगा वही वर्क डन होगा, और एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं ये बात। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, वेयर एक्स आई एंड एक्स एफ आर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन रिस्पेक्टिवली अलोंग एक्स एक्सिस है। तो W इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स आई एक्स एफ एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एक्स आई एंड एक्स एफ। एक्स आई और एक्स एफ के बीच जो इस कर्व के नीचे का एरिया है उसको निकालना है हमें, और वही वर्क डन होगा। तो इस तरह से कोई यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो उसके अंदर एरिया निकालिए, और एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है सिंपल सा एरिया निकालना है,
तो आसानी से हम एरिया निकाल लेंगे वर्क डन। अदरवाइज जो है इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, है ना। अब देखिए, इसको जो बातें हमने बताई उनको विद एग्जांपल समझिए तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पर है कि ए फोर्स F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन। देखिए, वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे x चेंज होगा फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, है ना। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, तो वैसे वैसे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है और फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, और हमारी लिमिट रहेंगी 2 से 5 के बीच, 2 मीटर टू 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये हो गया हमारा Fx dx 2 to 5, Fx की वैल्यू है 3x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करना है तो 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर हो जाएगी 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और इसकी लिमिट जो है 2 to 5। भाई यहाँ पर इंटीग्रेशन का ये फार्मूला लग रहा है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n + 1 अपॉन x टू दी पावर n + 1, ये फार्मूला लग रहा है ना। तो अब देखिए 3 बाहर रहेगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू x टू दी पावर 3 अपॉन 3, और ये हमारी लिमिट है 2 to 5। तो इसको 3 को बाहर ले लीजिए, 3 अपॉन 3 x टू दी पावर 3 और 2 to 5, ये 3 कट गया। अब देखिए अपर लिमिट हम पहले रखेंगे, तो 5 x की जगह आ गया 5 की पावर कितनी है 3, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 2 रखेंगे 2 टू दी पावर 3। तो इस तरह से ये हो जाएगा 125 माइनस 8, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना वर्क डन आएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा 117 जूल। तो इस तरह से हम 1 डायमेंशनल मोशन में वर्क डन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का केस है। अगला देखिए एग्जांपल, ये सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ यहाँ पर सिंपल है, मतलब ऐसी वेल नोन फिगर बन रही है जिसका हम एरिया विदाउट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, क्वेश्चन है द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F, the position dependent force F is acting on a particle and its force position curve is shown in the figure। ये force position curve यहाँ पर दिखाया गया। Calculate the work done when the particle is displaced from 0 to 5 मीटर, यानी 0 ये है और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जो कर्व बन रहा है ना, यानी जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और ये वर्क डन नेगेटिव होगा यहाँ पर, बस ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स नेगेटिव है ना। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो जिस डायरेक्शन में पहले लग रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में बाद में लगा। तो वर्क डन जो है टोटल नेट वर्क डन निकालना है, तो इस फिगर का एरिया और इस फिगर का एरिया जो आएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नेट वर्क डन निकल जाएगा। W नेट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाइए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इसकी तो वैल्यू 3 है, और यहां से यहां तक 2 - 1 यानी 1 है। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो कि 10 है, प्लस का 10 है। तो इसका एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकल गया। अब यहां पर निकालिए, देखिए वो भी ट्रेपेजियम ही है प्लस, लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो नेगेटिव लगेगा, तो हम प्लस लिख लेते हैं पहले, और यहाँ पर भी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए एक साइड ये है, ये साइड है, तो ये पैरेलल है आपस में, तो ये हो गया 5 - 3 यानी 2 आ गया, और ये 5 - 4 यानी 1, और डिस्टेंस जो है बिटवीन पैरेलल साइड जो है माइनस का 10। तो ये हो गया 1/2 इंटू
4 इंटू 10, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू 3 इंटू 10, तो 2 से 2 4 कट गया, और ये 10, तो ये हो गया 20 माइनस 15, तो 5 जूल यहाँ पर वर्क हो रहा है। नेट वर्क डन जो है वो 5 जूल है। तो इस तरह से ग्राफ यदि सिंपल दिया हुआ है और हमें उससे रिलेटेड एरिया निकालने के लिए उससे रिलेटेड फार्मूला मालूम है, तो उसको अप्लाई करके एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और जो कि 3 डायमेंशन का है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन R1 2i plus 3j plus k मीटर टू R2 4i plus 6j plus 3k मीटर अंडर द फोर्स। देखिए फोर्स भी वेरिएबल है, 3x स्क्वायर i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, 91 जूल आंसर आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। जैसे वर्क डन यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, लिमिट x1 टू x2 f(x) dx प्लस y1 टू y2 f(y) dy प्लस z1 टू z2 fz और dz। x1 टू x2 देखिएगा r1 r2 है ना, तो यहां पर पोजीशन जो है 2 से 3 में चेंज हो रही है एक्स एक्सिस के अलाउंग, है ना। तो इसकी लिमिट हो जाएंगी 2 से 4, 2 से 4, 2 यहाँ लिखा है, 4 यहाँ लिखा हुआ है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है, क्योंकि 3x स्क्वायर है, आगे dx लिखेंगे, प्लस बाई एक्सिस के अलोंग लिमिट क्या है, 3 से 6 हो रहा है, मतलब 3 लोअर लिमिट है, 6 अपर लिमिट है, और एफ बाई की वैल्यू कितनी है, ये है एफ बाई, तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई प्लस जेड के लिए जो लिमिट है वो यहाँ पर 1 से 3 में हो रहा है, तो ये 1 है, ये 3 है, और एफ जेड की वैल्यू 2z है, तो 2z इंटू डी जेड। ये अब बस हमें इंटीग्रेशन कर लेना है और लिमिट को यूज करते हुए टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो देखिएगा 3 इंटू, ये देखिए आ जाएगा x⁻³ इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट जो है हमारी 2 to 4 हो जाएगी। 3 को बाहर निकाल लेंगे तो 3 कट जाएगा, प्लस इधर देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2 और लिमिट है 3 से 6, प्लस यहाँ पर देखिए इधर भी 2 इंटू z²/2 हो जाएगा, जेड डी जेड का इंटीग्रेशन, और लिमिट है 1 से 3। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट को यूज करिए और रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, अपर लिमिट पहले लिखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पर 4 रखेंगे, 4 टू द पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 2 है, 2 टू द पावर 3 प्लस यहाँ पर अपर लिमिट 6 है, तो 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अपर लिमिट 3 है, तो जेड को 3 से रिप्लेस करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 8 हो गया, प्लस ये हो गया 36 माइनस 9, और ये हो गया आपका 9 माइनस 1, तो ये हो गया 56 प्लस 27 प्लस 8, 8 और 7 और 6, और ये हो गया 9। तो इस तरह से 91 जूल वर्क डन आ गया। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें कि फोर्स वेरिएबल हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल को केस हो, 2 डायमेंशनल केस हो, या सिंपल 1 डायमेंशनल केस हो, उसको हम जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो इस तरह से हम आसानी से वर्क डन
के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।